तो हमारे 9th के विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, या हम यूँ कहें कि जो हमारे सैनिक तैयार हो रहे हैं 9th के, जो आगे जाकर के 10वीं में और 11वीं में और जो 12वीं में अपने भविष्य में चार चांद लगा देंगे, बहुत ज़्यादा तहलका मचा देंगे अपने मोहल्ले में, अपने समाज में, अपने शहर में और हमारे देश में भी। तो आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। पिछले वीडियो में आपको कैसा लगा है हमें कमेंट्स पर करके तो पता चला ही है, बाकी फिर भी आप अपनी बात हम तक पहुंचाते रहिएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जो PDF फाइल है इन लेक्चर्स की वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है, और नहीं तो भी तो आप संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जो भी हमारे चैनल के दिए गए नंबर हैं आपके पास में। नंबर हमेशा डिस्क्रिप्शन में या चैनल पर आपको कहीं पर भी बहुत जगहों पर मिल जाएंगे। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने एक बेसिक जानकारी ली कि किस तरह से जो पदार्थ है वो कणों से मिलकर के बना हुआ है, या जो पदार्थ है उसकी अलग अलग विशेषताएं क्या हैं। तो हमने वो एक आधारभूत एक ढांचा खड़ा किया पदार्थ के बारे में। पदार्थ क्या है? हर चीज़ पदार्थ है, पदार्थ की परिभाषा समझी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है कि पदार्थ की अवस्थाएं कैसी कैसी होती हैं। जैसे ताज्जुब होता होगा ना कि गैस भी है और कोई ठोस है, कोई कड़क है एकदम, या कोई फिर लिक्विड जैसा है। तो ये कौन सी पदार्थ की अवस्थाएं हैं, कितनी अवस्थाओं में वैज्ञानिकों ने इसको कैटेगराइज किया है। वैसे आपको दिख ही रहा है मेरे पीछे, हम 3 अवस्थाओं के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन मैं आपको पहले ही एक बात बता देता हूँ कि आप ये मत मान करके चलना कि केवल 3 ही अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की अवस्थाएं और भी होती हैं, ये मैं आपको बताऊंगा चैप्टर के एंड में। और मैं आपको बता दूं कि लगभग हम 2 और लेक्चर में इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। 8वीं कक्षा तक क्या होता था कि हम पाठ पढ़ते थे, मैडम हमें या सर जो है स्कूल में पढ़ाते थे या कहीं पर भी, और जो पीछे के पाठ के प्रश्न उत्तर होते थे उसमें से ही हमें एग्जाम में प्रश्न पूछते थे और हमारे नंबर अच्छे आते थे। हम वो उन प्रश्न उत्तरों को याद करके चले जाते थे। लेकिन 9वीं कक्षा से ऐसा नहीं होता है, आपको पूरा पाठ पढ़ना पड़ेगा और कहीं से भी प्रश्न आ सकता है। मतलब वो प्रश्न भी आ सकता है जो पूरे पाठ में कहीं पर दे ही नहीं रखा है, लेकिन पूछा जा सकता है। तो इसलिए पूरा का पूरा जो है आपको सतर्क रहना है, एक एक बात को समझना है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो पॉज करना है, फिर पीछे जाना है, फिर चलाना है, फिर देखना है उसको। फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो एक बार फिर देखना है, फिर नहीं समझ में आया तो एक बार किताब फिर से पढ़नी है, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो डाउट हमको जरूर से भेजना है, फिर आपका डाउट क्लियर करेंगे। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। वो कहते हैं ना कि कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। तो हमें कोशिश करनी है, हम जरूर कुछ बहुत अच्छा करेंगे। तो चलिए आइए, ठोस, द्रव और गैस 3 हमारे पास पदार्थ की अवस्थाएं हैं। अब ये टेबल है जो आप लोगों को अपनी, जो आप एक कॉपी बना रहे हो लर्न एंड शेयर के लिए, विज्ञान की जो एक कॉपी बना रहे हो, उसमें आपको ये पूरा का पूरा ऐसे सारणी बनानी है। तो ये गुण है, अभी आपको दिख नहीं रहे होंगे, लेकिन जो PDF फाइल आपको मिल जाएगी ना उसमें आपको एकदम साफ दिख जाएंगे। और ऐसे ही और आगे 10 तक ऐसे हमें 10 गुण कैटेगराइज आपके लिए यहाँ पर किए गए हैं। तो हम एक काम करते हैं ना, हम एक एक करके समझते हैं। ऐसे तो दिखेंगे नहीं ना आपको स्क्रीन पे, तो एक एक करके। तो पहला गुण, सबको इस तरह से हम लोगों ने क्या किया है, विभाजित कर दिया है ताकि आप इनको देख पाओ आसानी से। तो सबसे पहले ये पूरा लेक्चर केवल और केवल समझने वाला है। दिमाग खोल के बैठना है यहाँ पे, कान खोल के बैठना है, एकदम मस्त मजे से समझना है। कुछ रटने वाला कुछ है ही नहीं यहाँ पर। तो पहली जो है हमारे पास में खास बात वो क्या है, ध्यान देना, जो ठोस है, या जिस अवस्था को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड बोलते हैं ठोस को, लिक्विड बोलते हैं द्रव को, और गैस को हम लोग गैसी बोलते हैं इंग्लिश में भी। तो ठोस की सबसे जो खास बात है वो आप पहले भी पढ़ चुके हो कि ठोस जो है ना वो कैसा होता है। ध्यान दो आप, निश्चित आकार और निश्चित आयतन का होता है। इसका मतलब है कि जैसे मान लो कुछ भी है इस कमरे में, ये AC चल रहा है, ये AC का रिमोट है, तो ये ठोस है। कैसे पता चल रहा है? 2 चीजें, ये एक निश्चित आकार है, इसका आकार मतलब शेप, भाई ये चौकोर है, इतनी मोटाई है, इतनी लंबाई है, इतनी चौड़ाई है। और अगर मैं इसको यहीं रख दूं 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, अगर तापमान इतना ही रहता है तो ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि कल होगा ही नहीं, पिघला हुआ मिलेगा, या कल है ना ऐसे यूं M बन गया होगा, इसका शेप यूं 2 टुकड़ों में हो गया होगा अपने आप से। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ठोस का गुणधर्म क्या है कि वो कैसा है, निश्चित आकार, उसका आकार फिक्स है, आकार नहीं बदलेगा अपने आप से, और उसका आयतन भी फिक्स है।
आयतन बोले तो ये कितनी जगह घेर रहा है। आयतन का मतलब यही होता है कि कोई भी चीज कितनी जगह घेर रही है। जैसे मैं हूं यहाँ पे, तो मैं कितनी जगह घेर रहा हूं, वो मेरा आयतन है। समझ में आ गई आप सबको? बहुत आसान सी बातें हैं ये तो ठोस की तो हो गई ये एक खास बात। इसीलिए जो रूम में सारी चीजें हैं इनको हम ठोस कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका आकार भी वही रहता है और आयतन भी फिक्स रहता है, बदलता नहीं है। लेकिन अगर हम द्रव की बात करते हैं ना, तो द्रव में देखो क्या होता है, इनका आकार फिक्स नहीं होता। ठीक है, आकार निश्चित नहीं होता। अगर आप यहां बीच में निश्चित डाल दोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन आयतन निश्चित होता है। इसका क्या मतलब है, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो अपने पास में क्या है, 10 लीटर पानी है। अब मैं पानी नहीं ला रहा हूं यहाँ पे, तुम्हारे पास है 10 लीटर पानी है, तो 10 लीटर की बाल्टी में पड़ा है, नहाते हैं अपन जिससे, सिंपल है। जैसे ही उस 10 लीटर पानी को हम लोग क्या करें, एक बड़े ऐसे जो परात होती है ना, बड़े किसी बर्तन में डाल दें, ऐसे चौड़े बर्तन में, वो पूरा पानी उसमें फैल जाएगा। तो उसका आकार फिक्स नहीं है, समझो इस बात को। जो शेप है उसका वो फिक्स नहीं है। पहले बाल्टी के जैसा था, अभी वो ऐसा हो गया पूरा पूरा। आकृति कहना चाहिए, आकार भी नहीं कहना चाहिए, सही शब्द है यहाँ पर वैसे आकृति, लेकिन किताबों में आकार आकार ही होता है। तो आप समझो इस बात को, आकृति बदल जाती है, शेप बदल जाता है उसका। और उसी 10 लीटर पानी को अगर आप 10 अलग अलग बोतलों में भर दो, तो वो बोतल के आकार का हो जाएगा। पानी उतना ही है, आयतन उतना ही, जगह जितनी वो इस बाल्टी में घेर रहा है उतनी ही जगह उस बड़े बर्तन में या उन बोतलों में घेरेगा, लेकिन उसका शेप बदल गया है। अब उसका दिखने का, पहले कैसे दिख रहा था अब कैसे दिख रहा है, वो चीज बदल गई है। तो ये किसका गुणधर्म है, हमारा द्रव का गुणधर्म है। इनको जिस पात्र में डाला जाता है उसी का आकार ले लेते हैं, ये लिखना है अपने को। गैस के साथ क्या है, दोनों ही बातें नहीं है, ना तो आकृति फिक्स है ना ही आकार फिक्स है। समझना कैसे, मैंने कहा अब इस मुंह में जो गैस है, अभी उसकी आकृति कितनी है, मुंह के जितनी, और आयतन कितना है, इतना ही। कितनी जगह घेरी है, आयतन का मतलब इतनी। लेकिन मैं क्या करूं, अगर बाहर निकाल दी तो वो गैस फैल गई पूरे कमरे में। तो अब इसका आयतन कितना हो गया, इस पूरे कमरे जितना हो गया, क्योंकि अभी कितनी जगह घेर रही है, पूरे कमरे की जगह घेर रही है। और अगर हम बात करें आकृति की या आकार की, वो तो फिर सेम है ही नहीं इसका, क्योंकि जब यहां भरा हुआ था तो ऐसे गोल गुब्बारे जैसी गैस थी, लेकिन जब बाहर निकल गई तो ये कमरा तो कैसा है, गनाब के आकार का है, तो वो गैस गनाब के जैसी हो गई। मान लो ये कमरा त्रिभुज के आकार का होता या शंकु के आकार का होता, ऐसा मान लो, या कोई भी और आकार होता, तो वो गैस उसका आकार ले लेती। या मान लो इस गैस को मैं एक बोतल में भर दूं, तो वो बोतल का आकार वो गैस जो है ले लेगी। ये क्लियर हो रही है आपको ये बात? तो ना तो आकृति फिक्स है या आकार फिक्स है, और ना ही आयतन फिक्स है, निश्चित है किसका, गैस का। तो ये हो गया गैस का गुणधर्म। मुझे उम्मीद है पहला आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। अब थोड़ा स्पीड में बढ़ेंगे। दूसरा क्या है कि जो ठोस है वो कैसा है, असंपिंड्य है। असंपिंड्य का क्या मतलब है, संपिंड्य का मतलब होता है कंप्रेसिबल, जिसको हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, इसे पिचका सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास में स्पंज है, थोड़ा ऊपर बड़ा है, रहने दीजिए उसको। स्पंज आप सबको पता है ना, वो ऐसे पानी भर लेता है पूरा, पिचकाते हैं तो पानी फिर निकल जाता है। यहाँ मान लो ये कपड़ा है, तो जैसे ये थोड़ा बहुत संपीड्य है ना, थोड़ा इसको पिचका पा रहे हैं हम लोग, लेकिन ठोस को हम पिचका नहीं सकते। तो इसलिए उसके शब्द को क्या लिख रहे हैं हम, संपीड्य, असंपीड्य। अ का मतलब नहीं, ठोस को पिचका नहीं सकते अपन। ये है जैसे पेन है मेरे हाथ में, पिचकेगा थोड़ी ऐसे, इसका तो फिक्स ही है ना जो भी है। लेकिन जो द्रव है, जो लिक्विड है, उनके पास क्या है कि देखो दो आंसर हैं इसके। किताबों में थोड़ा कहीं कुछ मिलेगा कहीं कुछ मिलेगा, असली आंसर तो ये है कि ये नगण्य संपीड्य होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि इनको बहुत कम संपीडनीयता है इनकी, या मतलब बहुत हल्का सा इनको कंप्रेस कर सकते हैं, पिचका सकते हैं, बहुत कम। लेकिन इन जनरल हमें छोटी क्लासेस में क्या सिखाया जाता है, असंपीड्य, कि इनको भी हम पिचका नहीं सकते। लेकिन गैसों को हम बहुत ज्यादा संपीडित कर सकते हैं या कंप्रेस कर सकते हैं। कहने का क्या मतलब है, अगर हम चाहें तो इस
पूरे कमरे में जितनी भी गैसें हैं ना, उन सबको भर के एक इतने से डब्बे में बंद कर सकते हैं। तो आपके मन में होगा कि सर अगर ऐसा करेंगे तो फिर क्या होगा? तो फिर क्या होगा कि ये जो सारी गैसें हैं, इनके पास में क्या है? ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा है, मतलब भागती रहती। तो ये उस डब्बे की सारी दीवारों पर क्या लगाएंगी? बल लगाएंगी, ज्यादा बल लगाएंगी, क्योंकि एक दूसरे से टक्करें हो रही होंगी, जाके दीवारों से भिड़ रही होंगी, फिर एक दूसरे को बहुत दूर वो करने की कोशिश करेंगी। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि गैसें कैसी हैं? अत्यधिक संपीडनीय है या संपीड्य है। या इसका उदाहरण अगर आप देखना चाहो तो दो उदाहरण है हमारे पास में। एक तो आप सबको पता है कि हमारे घर पे ये सिलेंडर आता है, कौन सा? एलपीजी का, इस तरह का ही होता है। ये जल्दी की ड्राइंग है थोड़ी सी, लेकिन हाँ ये सिलेंडर है अपने घर पे, एलपीजी। तो इसमें भी क्या किया है हमने? ध्यान देना, जब क्या होता है किसी गैस के कण हम बहुत पास लाते जाते हैं तो वो लिक्विड में बदल जाती है, द्रव में बदल जाती है। और अगर हम उस द्रव के कणों को और पास लाते जाएं तो वो ठोस बन जाती है, सॉलिड बन जाती है। तो ये क्या है? देखो शब्द क्या है? लिक्विफाइड, है ना? या इसको हम कह रहे हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड नहीं, लिक्विड कह रहे हैं हम लोग इसको, द्रवित पेट्रोलियम गैस। लिक्विड, द्रवित, द्रव की बात हो रही। इस गैस को इतना दबाया गया है कि वो एक द्रव की तरह है, इसके अंदर भरी हुई है। तो इसका मतलब क्या है कि द्रव जो गैसें हैं वो बहुत ज्यादा संपीड्य हैं। फिर उसके बाद में क्या है कि एक और गैस का उदाहरण है हमारे पास में, और वो है CNG। इसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, या इसको हम लोग हिंदी में नाम ही हमने दे रखा है संपीडित प्राकृतिक गैस। आपने देखा होगा शहरों में आजकल काफी सारे ऑटो चलते हैं जो हरे पीले कलर के होते हैं। ऑटो रिक्शा होता है, वो हरे पीले कलर का होता है और उसमें CNG गैस भरी हुई होती है। मतलब पेट्रोल की जगह या डीजल की जगह उसमें क्या डलती है? CNG गैस डलती है। तो यहाँ पे भी किस शब्द का हम लोग काम में ले रहे हैं? देखो, संपीडित प्राकृतिक गैस, संपीडित प्राकृतिक गैस या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये शब्द आप भविष्य में समझ सको कि अच्छा हाँ CNG का मतलब ये होता है, मेरे को था। तो इसलिए हमें अभी सारे के सारे सिखाए जा रहे हैं। आई होप ये भी क्लियर है। तीसरा पॉइंट देखो, चलो क्या है हमारे पास में? बह नहीं सकते और ये दोनों चीजें बह सकती हैं। कहने का मतलब है कि यहां मान लो कि कोई एक किताब पढ़ी है, ऐसा मान लो, ठीक है, ये कोई एक किताब है, मान लो विज्ञान विषय की ही किताब पढ़ी है। अब क्या ये बह करके कहीं चली जाएगी? आज पढ़ी है, ये बहते कहीं नहीं, बह नहीं सकती। ठोस है ना, ठोस चीजें बह नहीं सकती, घसट सकती हैं, बह नहीं सकती। बहती क्या क्या है? द्रव बहते हैं। पानी डालो, अगर ढलान होती है तो बह के चला जाता है। यहाँ अगर यूं ही डाल दूंगा ना मैं यहाँ पे, पानी तो फैल जाएगा। लेकिन अगर मैं मान लो अपना ये जो फोन है इसको यहाँ पे टेबल पे रखता हूँ तो क्या ये फैल जाता है टेबल पे? नहीं। पानी डाल दो, कुछ और डाल दो, तेल डाल दो, शरबत डाल दो। शरबत अब डाल मत देना जा करके, तुम चींटियां आ जाएंगी, मम्मी पापा मारेंगे तुमको कि चींटियां आ गई हैं, क्या कर रहा है, कौन सी विज्ञान पढ़ रहा है। तरल होते हैं ये भी, क्या है? तरल होती हैं। गैसें भी बह सकती है। गैस को तो कहीं भी खोलो फैल जाती है, बह करके निकल जाती है। कहते हैं बहती हवा सा था वो, बहती हवा सा। तो बहती मतलब तरल, बहने वाली चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? तरल बोलते हैं। और इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्लूइड। क्या बोलते हैं? फ्लूइड। तो द्रव को, लिक्विड को और गैस को, दोनों को ही फ्लूइड बोलते हैं। फ्लूइड केवल लिक्विड नहीं होता, गैस को भी बोलते हैं। ये बात आज आपने नहीं सीखी है, समझ गए? आसान है ये वाला, बहुत ज्यादा पॉइंट। फोर्थ पॉइंट देखो, कण मुक्त रूप से विचरण कर सकते हैं इसके। ठोस के कण एक मिनट नहीं कर सकते, मैं कह रहा हूं कर सकते हैं। देखो ध्यान दो भाई, हमने लास्ट लेक्चर में समझा था कि जो भी पदार्थ है वो कणों से मिलकर के बना है। तो अभी भी तीसरा हमने गुण क्या सीखा, या तीसरा जो अवस्थाओं, अलग अलग अवस्थाओं का अभिलाक्षणिक गुणधर्म है, वो हमने क्या देखा कि ये जो है बह नहीं सकते, ठोस जो है वो बह नहीं सकते। इसका मतलब क्या है कि इसके जो ठोस के कण हैं
वो इतना पक्के एक दूसरे के पास पास में जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं कि ये एक दूसरे को छोड़ करके नहीं जा सकते। इसका मतलब क्या है कि जन्म जन्म का साथ है ओ मैया हमारा तुम्हारा। कहने का मतलब ये है क्योंकि ये एक दूसरे को छोड़ के नहीं जा सकते, इसका मतलब ये है कि ये बह नहीं सकते। आई होप ये भी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है। तो कण मुक्त रूप से विचरण नहीं कर सकते, घूमने नहीं जा सकते कि आ रहा हूं आप बैठो, आधे कण बोले आता हूं मैं, ऐसा नहीं। इसके कण मुक्त रूप से विचरण कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? केवल पात्र की सीमाओं के भीतर ही, पात्र की सीमाओं के अंदर ही ऐसा संभव है। मान लो ये एक आपके पास में बाल्टी है, एक बकेट है। अभी इस बाल्टी में कोई द्रव भरा हुआ है, गाय का दूध है मान लो इसमें भरा हुआ है। अब दूध हिचकोले खा सकता है, हिल सकता है, घूमने जा सकता है, थोड़ा बाहर भी डुल सकता है, लेकिन अंदर वाले अगर दूध की हम बात करें खास करके, तो वो भली हिचकोले खा ले, इधर से उधर चला जाए, लेकिन उस दीवार से टकरा के वापस यहाँ आ जाएगा, इससे टकरा के वापस वहां चल जाएगा, फिर वापस फिर टकराएगा, फिर मतलब रहेगा अंदर ही, पात्र की दीवारों के अंदर ही रहेगा, ये कहना चाह रहा है। लेकिन आप देखोगे कि गैस के साथ ऐसी बात ही नहीं है। ये कण मुक्त रूप से गति कर सकते हैं और कहीं भी विचरण कर सकते हैं। ये लिखा है कि कहीं भी विचार कर सकते हैं। ये देखो ऐसी है ना, टाइपिंग में गलतियां हो जाती हैं टीम से, तो आप ऐसी गलतियों को सही कर लिया करो। क्यों? देखो हर चीज में अक्ल लगानी चाहिए। आप छापना नहीं है आपको कि बस बैठे और छापना चालू कर दिया। कहीं आपको लगे हाँ ये शब्द गलत है, तो आप खुद से भी सही कर सकते हो, क्योंकि ये भी करने वाले तो व्यक्ति ही हैं, कुछ ना कुछ गलती हो सकती है। तो ये विचरण शब्द है, ठीक है। तो कण मुक्त रूप से कहीं भी विचरण कर सकते हैं, कहीं भी मतलब कहीं भी। जैसे इतना सा ही मान लो, अगर गैस के सिलेंडर आते हैं या कैप्सूल्स आते हैं, उसको खोलो ना तो गैस फैल जाती है। गुब्बारा भरा है आपने गैस से, उसको छोड़ो तो गैस पूरे में फैल जाती है। उसको मतलब नहीं है कि कमरे में ही रहूंगी, कि कमरे के बाहर चली, कमरे में इतना छोटा सा छेद भी होगा ना तो वो गैस उस छेद से बाहर चली जाएगी, अंदर नहीं रुकेगी। फिर अगला क्या है हमारे पास में, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल जो है ना वो सर्वाधिक होता है। इसको बोलते हैं हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर और सॉलिड इज मैक्सिमम। बहुत ज्यादा है जो है बल लग रहा है पदार्थ के कणों के बीच में। अभी अपन ने देखा, इसीलिए वो जो कण है वो बहुत ज्यादा पास पास में है, जन्म जन्म का साथ है उनके बीच में। फिर उसके बाद क्या है कि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल ठोस पदार्थों से कम होते हैं, लेकिन गैस से ज्यादा होते हैं। ठोस से कम है यहाँ पे बल, गैस किसमें? द्रव में, लेकिन गैस से ज्यादा बल है। और जाहिर सी बात है ना, तभी तो इसके कण फिर भी पात्र में ही रहते हैं, हिचकोले वाली खा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो भाग जाते हैं ना। तो इसका मतलब यही है कि जो कण है उनके बीच में बल कम है ना। तो अगर हम बल की बात करें तो हम पहले भी देख चुके हैं कैसे कि ठोस में बल लग रहा है सबसे ज्यादा के कणों के बीच में, द्रव में उससे कम लग रहा है, और गैस में सबसे ही कम लग रहा है। ये ऑरेंज कलर अपन ने सारा द्रव के लिए यूज किया है, काला कलर ठोस के लिए यूज किया है, और गैस के लिए नीला कलर यूज किया है। ऊपर बार बार ठोस द्रव गैस नहीं लिखा है, लेकिन मेन टेबल जो सारणी हमने बनाई उसमें लिखा है, और वही सारणी आप लोगों को अपनी कॉपी में बनानी है। ये हुई बात। फिर इसके बाद हम कह रहे हैं ठोस दृढ़ होते हैं। ठोस, इस दृढ़ शब्द को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रिजिड। इसका मतलब समझना कि रिजिड होने का मतलब ही ये है कि उनकी आकृति और आकार जो है वो फिक्स है, और साथ ही में यहाँ देखो बल लगाने पर इनका आकार नहीं बदलता है। मैं बल लगा रहा हूँ, ये लगा रहा हूँ मैं, आकार नहीं बदल, तोड़ दूंगा तो देखो मेरे को यहाँ पे ये लोग बाहर निकाल देंगे मेरे को यहाँ से, तो मैं तोड़ूंगा नहीं। लेकिन समझने की कोशिश करना, मान लो मैं इसको तोड़ भी दूं, मान लो, तो होगा क्या कि ये टुकड़ा मान लो अलग हो गया, ये टुकड़ा मान लो अलग हो गया, लेकिन उसका जो आकार है उस टुकड़े का वो तो सेम ही रहेगा ना। आकार थोड़ी बदल जाएगा, आकृति उसकी जो है वो थोड़ी बदल जाएगी। तो ये कहने का मतलब है उनका आकार नहीं बदलता है। हालांकि ये टूट सकते हैं, देखो लिखा है पर द्रव ठोसों से कम दृढ़ होते हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन हाँ, तोड़ तो नहीं सकते आप, द्रव को कैसे तोड़ोगे? लेकिन दृढ़ नहीं है। दृढ़ नहीं होने का मतलब ही यही है कि बल लगाने पर इनका आकार बदल जाएगा द्रवों का, ये क्योंकि थोड़े बहुत दृढ़ नहीं है।
समझ गए? थोड़े ढीले डाले हैं तो बल लगाओगे तो आकार बदल जाएगा, ठोसों का नहीं बदलता। गैस का तो पूछो ही मत। सबसे कम अगर कोई चीज इस दुनिया में दृढ़ है तो वो गैस ही है, क्योंकि बल लगाओ तो सब चेंज हो जाता है, इनका आकार चेंज हो जाता है, आयतन चेंज हो जाता है, सब चेंज हो जाता है। यहाँ पे सरल सी बात है, कुछ ज्यादा इसमें खतरनाक नहीं है, बस आपको दृढ़ शब्द याद रखना है, रिजिड इसका मतलब होता है। फिर उसके बाद 7 पॉइंट है हमारे पास में, इनका विसरण नहीं होता है। विसरण का मतलब हम पढ़ चुके हैं पहले ही, डिफ्यूजन। क्या मतलब है कि मान लो मैंने आपको बताया था किसी पदार्थ का एक जगह पर ज्यादा होना और दूसरी जगह पर कम होना, और बीच में अगर कोई एक पारगम्य झिल्ली है जिससे वो दोनों पदार्थ इधर एक दूसरी जगह जा सकते हैं, तो क्या होगा, जिस तरफ, जैसे यहाँ पे इस कमरे में ठंडी गैस ज्यादा है, तो जैसे गेट खोलेगा तो वो ठंडी हवा जो है वो बाहर चली जाएगी अपने आप से, यही विसरण है। लेकिन ठोस में विसरण नहीं होता। समझना कैसे? मान लो ये जो रिमोट है मैं इस टीवी के ऊपर या इस बोर्ड के ऊपर ही रख के चला जाऊं, या चलो मान लो मैंने यहाँ रख दिया, तो इसमें प्लास्टिक है, मेरे हाथ में प्लास्टिक नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा ना कि प्लास्टिक के कारण यहाँ ज्यादा है, यहाँ से मेरे हाथ में जाके घुल जाएंगे, विसरण रातों रात मेरा हाथ भी फिर प्लास्टिक का हो जाएगा, तो काले नहीं होगा। ऐसा अपने आप नहीं घुल रही वो चीज, तो इसलिए कह रहे हैं कि इनमें डिफ्यूजन या विसरण नहीं होता है ठोसों में, द्रव में होता है। जैसे वो इंक वाला वीडियो पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देखा था, तो अपने आप इंक उसमें घुल रही है। तो यहाँ पॉइंट नोटिस करना, द्रव में ठोस का भी विसरण होता है, द्रव और गैस का भी विसरण होता है। ठोस का विसरण कैसे होता है? आपने पानी में नमक डाल के छोड़ दिया, धीरे धीरे दो चार दाने तो घुलते ही हैं। फिर उसके बाद द्रव में द्रव का तो हो ही रहा है, जैसे पानी में शाही डाली अपन ने, और द्रव में गैस का भी विसरण होता है। किसी गैस को अगर आप द्रव में छोड़ दोगे तो वो फैलने लग जाती है अपने आप से, तो ऐसा हम लोग कहते हैं। फिर कह रहे हैं कि तीसरे पॉइंट में इधर हम गैस में विसरण होता है, गैसें गैसों में आसानी से मिल जाती हैं, ठीक है। तो गैसों का अन्य गैसों में विसरण तीव्रता से होता है। ये पॉइंट है हमारा, बहुत सिंपल सा पॉइंट है। 8 पॉइंट की तरफ अपन अब आ रहे हैं। बिल्कुल भी हारना मत, ठीक है। हमारी पढ़ाई का सफर लंबा है, और केवल लंबा ही नहीं, बहुत लंबा है, ध्यान दो इधर। तो 8 पॉइंट क्या है कि इनका घनत्व तो बहुत ज्यादा होता है। अब पहले हमें समझना पड़ेगा कि घनत्व क्या होता है। तो ये एक पॉइंट में लिखा हुआ है, ध्यान दो यहाँ पर। घनत्व बोले तो द्रव्यमान बटा आयतन, ये शायद आप पहले पढ़ चुके होंगे। द्रव्यमान और नीचे है आयतन। द्रव्यमान का सूत्र है हमारे पास में, या जो सिंबल है, जो निशान है, वो लिखते हैं हम लोग m, और आयतन के लिए हम लोग लिखते हैं v या वॉल्यूम, क्योंकि m से होता है मास। द्रव्यमान को इंग्लिश में हम मास बोलते हैं। मास ये वाले मास की बात नहीं होती, मास मतलब द्रव्यमान। और यहाँ पे v से हम लोग लिखते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन, और आयतन का मतलब मैंने आपको बताया था क्या मतलब है, कि कोई चीज कितनी जगह घेर रही है। तो समझने की कोशिश करना। मान लो कि हमारे पास में 1 किलो क्या है, लोहा है, पहली चीज। तो मान लो 1 किलो हमारे पास में है लोहा। मैं यहां से अलग अलग कलर लेता हूं और आपको अच्छे समझाता हूं। ये मान लो 1 किलो का लोहे का भाट है, इसके अंदर ही मैंने लिख दिया है 1 किलो की ये लोहे की। चलो मैं वापस से इसको बना देता हूं, एक बार थोड़ा और अच्छे से बनाएंगे अपन इसको। ये 1 किलो का कोई लोहे का भाट है। भाट समझते हो आप सब जने? वो बाहर जाते हैं अपन दुकान पे, 1 किलो बोलते हैं शक्कर, तो वो 1 किलो इधर तराजू पे वो रखते हैं, वो चीज है। मान लो ये, मान लो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 1 किलो हमारे पास में क्या है, द्रव है, पानी है। मान लो चलो पानी है, और वो पानी कैसा है, मान लो एक बोतल में है। ये मान लो एक बोतल है, और ये जो बोतल है 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का वाली बोतल नहीं है। ये मान लो एक साधारण सी जो प्लास्टिक की बोतल है वो है, क्योंकि 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का तो बहुत ही गंदी चीज है, ठीक है। हमें ना तो ये सब चीजें सुननी, और ना ही कभी इन पर विचार करना, और इनको जीवन में तो कभी नहीं उतारना, ठीक है। तो ध्यान दें कि हम क्या सुन रहे हैं, हम वैसे बनते जाते हैं, क्योंकि वो चीजें फिर हमारे जीवन में आती जाती हैं। तो ये पानी है, इसमें H2O, ठीक है। और तीसरी चीज हम लोग ले रहे हैं
मैं यहाँ पर गैस का उदाहरण नहीं ले रहा हूं, मैं एक दूसरी चीज का ही उदाहरण ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। क्या ले रहा हूं मैं? मान लो रुई ले रहा हूं मैं। रुई बोले तो कपास जो होती है ना, कॉटन जिसको हम लोग बोलते हैं, 1 किलो कॉटन ले रहे हैं। तो 1 किलो कॉटन कितनी होगी देखना आप। मैं ब्लू कलर से बना रहा हूं, ये तो बहुत कम है, लेकिन मान इतनी होगी। क्यों कह रहा हूं मैं? गद्दा बनता है घर पे, पलंग पे जो अपन बिछाते हैं बिस्तर, तो वो उसमें रुई डलती है। जो आज भी पुराने पिनाई करते हैं वो भरते हैं उसको। तो हम बनवाने जाते हैं तो वो पूछते हैं कि अच्छा पलंग के लिए चाहिए, अच्छा 6x4 का पलंग है, अच्छा हाँ, तो उसमें कितनी डाले रुई? 10 किलो डाल दे। अब 10 किलो का इतना बड़ा गद्दा होता है, और 1 किलो रुई अगर आप उनसे तुलवाओगे ना, इतनी सारी पकड़ा देंगे आपको, इतनी सारी। और 1 किलो पानी इतना सा। अब आप ये मत बोलना कि सर पानी को तो लीटर में नापते हैं, आप किलो क्यों? अरे किलो में नाप लो तुम, मैं बोल रहा हूँ अभी नाप लो। ये 1 किलो पानी इतना सा, और 1 किलो लोहा तो केवल इतना सही है। अब तीनों चीजें 1 किलो की हैं, लेकिन तीनों अलग अलग जगह घेर रही हैं, तो इसका क्या मतलब है? तो मैं ऐसे याद करने के लिए आपको बोलूंगा, घना में घन शब्द आ रहा है, इसका मतलब आप यूं याद रखो, घन का मतलब है घना। घना जंगल होता है ना, तो घना जंगल में पेड़ बहुत पास पास होते हैं, सूरज की रोशनी भी नहीं दिखती। तो वैसे ही यूं याद रखो कि जिसका घनत्व ज्यादा है, जिसका घनत्व बहुत ज्यादा है, डेंसिटी बहुत ही ज्यादा है, तो वो जो चीज है वो बहुत, उसके जो कण हैं बहुत ज्यादा पास पास में है। जैसे लोहा 1 किलो इतने से नहीं हो गया, तो फिर उससे कम घनत्व किसका है? बोले द्रव का। तो 1 किलो इतने से में आया पानी, इतनी बोतल में। फिर बोले और उससे कम घनत्व किसका? बोले रुई का है। इतनी सारी रुई 1 किलो ही है, क्योंकि उसके कण जो है ना वो इतनी पास पास में नहीं है, उनके बीच में हवा के कण है, या उनके जो कण है उनके बीच में आकर्षण बल कम है। तो ये तो मैंने आपको समझाया घनत्व का मतलब, या इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं घनत्व को, ये भी आप याद रखना, डेंसिटी, DENSITY, ठीक है, डेंसिटी। और इसीलिए घनत्व को हम लोग डी से भी लिखते हैं, रो से भी लिखते हैं। रो क्या चीज है अभी रोना नहीं है हमें उसके लिए, लेकिन डी आप लोग अभी याद रखो। तो घनत्व को हमें इस तरह से समझना है, और किसी चीज का अगर हमें घनत्व निकालना होता है ना, तो हम द्रव्यमान में आयतन का भाग दे करके निकालते हैं। तो ये एक नया शब्द आज आपने सीखा है, घनत्व, जिसका मतलब आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया है। तो इनका घनत्व ठोस से कम है, पानी का जैसे कि, लेकिन गैस से ज्यादा होता है। और गैस का घनत्व तो बहुत ही कम होता है। घनत्व मतलब 1 किलो गैस अगर देखें तो इस कमरे में फैली पड़ी है, ला सकते हैं उसको, संपीड्य है तो उसको ला करके एक डब्बे में हम लोग बंद जरूर से कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, गैसों का घनत्व बहुत ही कम होता है। फिर क्या है, इनके कई सारे पृष्ठ होते हैं। ये एक है, एक पॉइंट और है बस, फिर जल्दी से अपना आज का जो है पाठ पूरा होने की ओर है। इनके कई सारे पृष्ठ होते हैं। जैसे एक ठोस है, मान लो एक माचिस की डिब्बी है, तो उसके कितने पृष्ठ हैं? सवाल है ये, मान लो एक बार के लिए, मान लो ये मैं बना रहा हूं यहाँ पे माचिस की डिब्बी, ये अलग थोड़ी माचिस की डिब्बी, आप गुस्सा मत होना लेकिन आप फिर मैं बताओ इसके पृष्ठ कितने हैं? अगर आप गिनोगे तो आप बोलोगे सर एक सामने वाला है, एक ऊपर वाला है, एक पीछे वाला 3, एक नीचे वाला 4 हो गया, एक इधर हो गया 5, एक इधर हो गया 6। तो आप बोलोगे सर इसके 6 पृष्ठ हैं, सरफेस हैं। जैसे अगर मैं इस मोबाइल के सरफेस की बात करूँ तो एक ये हो गया, एक नीचे वाला हो गया 2, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, 5 यहाँ से हो गया, 6 यहाँ से, तो 6 पृष्ठ हैं। ऐसे ही त्रिभुज आकार का कोई अगर मान लो आपके पास में खिलौना है या कुछ भी है, तो इसके कितने पृष्ठ हैं? आप बोलोगे सर एक ये है, एक ये है, एक नीचे है 3, और एक सामने की तरफ है 4, और एक पीछे की तरफ है 5। तो 5 बोलोगे सर आप पृष्ठ हैं इसके। ऐसे अलग अलग आकार के अलग अलग पृष्ठ होते हैं, तो कई सारे पृष्ठ होते हैं जनरली, है ना, एक से ज्यादा पृष्ठ होते हैं। अगर हम बात करें द्रव की, तो जैसे मान लो एक अपने पास में मान लो एक परख नली है, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बोलते हैं। तो इसमें मान लो कोई पानी भरा हुआ है या कुछ केमिकल भरा हुआ है, तो इसका कितना पृष्ठ है? तो इसका केवल एक ही पृष्ठ होता है, वो भी होती है सतह, जो ऊपर का होता है ना, जैसे बाल्टी में पानी भरा हुआ है कि मटके में पानी भरा, तो ऊपर का जो है ना, उसी को हम एक चीज गिनते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सतह, या हम उसको बोलते हैं पृष्ठ। क्लियर हुई बात? तो इसका केवल
एक ही ऊपरी सतह होती है या पृष्ठ होता है, इनका कोई पृष्ठ ही नहीं होता है। गैस जो है उसका कोई पृष्ठ नहीं है, कहीं फैल जाती है। कहाँ पृष्ठ दिख रहा है बताओ? मैं कहा हवा भरी हुई, इसमें कोई पृष्ठ है क्या? नहीं है, गायब हो गई। ऐसे कह रहे हैं इसका मतलब। अब लास्ट पॉइंट की तरफ अपन चल रहे हैं, 10th पॉइंट, और ये क्या है कि चित्रानुसार ठोस के अणु पास पास होते हैं। तो बहुत सिंपल है, देखो इसका चित्र मैं दिखा देता हूं आपको कि ठोस के अणु आप देखो बहुत ज्यादा पास पास में दिखा रखे हैं। ये कोई ठोस है, कोई खाना खाने की प्लेट है, भूख लग रही है मेरे को लग रही है, तो सॉलिड है, ये एक ठोस प्लेट है, उसके किसी हिस्से को जूम करके बड़ा करके दिखा रहे, तो कह रहे हो कितने पास पास में कण। फिर पानी है, मान लो ये लिक्विड है, इसका जब दिखा रहे हैं तो इतने दूर दूर है, इतनी जगह है इसके कणों के बीच में। और जब गैस गुब्बारे के अंदर की आपको दिखा रहे हैं तो उसके बीच में इतनी सारी जगह होती है। तो चित्र के अनुसार हम ये चीज समझ सकते हैं। ये चित्र भी आपकी एनसीईआरटी की किताब में से, पाठ्य पुस्तक में से लिया गया, तो इसको आपको समझना है। अब अगर इतना आपको समझ में आ गया है तो हम लोग आगे प्रोसीड कर सकते हैं, और आज का जो हमने लेसन पढ़ा है उससे कुछ एक प्रश्न उत्तर हम लोग देख सकते हैं। तो क्या प्रश्न उत्तर है, चलो देखते हैं। बहुत सिंपल है, आपने लास्ट लेक्चर में भी देखे ही होंगे। बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। क्या क्या है? वायु है, चिमनी का धुआं है, शहद है, पानी है, चौक है, रुई है और लोहा है। तो बढ़ते हुए किसमें? घनत्व के क्रम में। घनत्व हमने सीख लिया अभी भी, द्रव्यमान बटा आयतन को हम लोग घनत्व बोलते हैं। तो घनत्व के बढ़ते हुए क्रम में देखो, अब इसकी परिभाषा आप लोग को थोड़ा सा हो सकता है कि सर इसका क्या मतलब है, कि किसी तत्व के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को, प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। ये अभी तो आपको याद करनी है, मैं थोड़ा सा समझा देता हूं इस परिभाषा का क्या मतलब। देखो ये सूत्र देखो, अब मैं आपको नई नई चीजें सिखाऊंगा, जो मैं मतलब ये है कि अलग तरीके से ही एक नजर दे दूंगा आपको। जैसा 10वीं के बच्चों को दिए ना तो वो खुश रहते हैं बहुत ज्यादा, कहते हैं सर सब समझ में आ गया, वही आपको साथ भी करना है। घनत्व को हमने अभी भी देखा था, हम लिख सकते हैं D बराबर m/v। यहां ध्यान देना, अगर ये v जो है वो बराबर हो जाए किसके? 1 के, तो यहां आप ध्यान दोगे कि D बराबर जो है वो किसके हो जाएगा? m के बराबर हो जाएगा। मतलब घनत्व किसके बराबर हो जाएगा? द्रव्यमान के बराबर हो जाएगा। कब? जब v या जो आयतन है वो कितना हो जाए? 1 हो जाए, या 1 को हम लोग इकाई भी बोलते हैं, या अंग्रेजी में हम इसको यूनिट भी बोलते हैं, 1। तो क्या कह रहे हैं कि किसी तत्व के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को, कि कोई भी चीज है उसका प्रति इकाई आयतन, मतलब एक आयतन, ये कितना हो जाए? v कितना हो जाए? 1 आयतन के द्रव्यमान को, m को ही क्या कहते हैं हम लोग? घनत्व कहते हैं। मतलब कि v बराबर जब आप 1 कर दोगे तो d और m अपने आप में बराबर हो जाएगा। तो मतलब द्रव्यमान ही घनत्व है। कब? जब किसी चीज का आयतन कितना हो? 1 हो, तो उसका द्रव्यमान ही उसके घनत्व के बराबर होता है। समझ में आई आपको सबको बात? क्यों ये चीजें हम पढ़ रहे हैं, मैं धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब जैसे कह रहे हैं सबसे कम घनत्व किसका है? हवा का है। सबसे कम जगह, सबसे ज्यादा जगह घेर रही है सबसे कम द्रव्यमान में, तो वायु। या यूं याद रखो सबसे कम घनी है, इसके कण बहुत ज्यादा दूर दूर है। अच्छा, उससे पास किसके कण है? तो उससे पास किसके कण है? चिमनी का धुआं जो निकलता है, काला काला दिखता है अपने को, फैलता नहीं है आसानी से वो, तो इसका घनत्व वायु से ज्यादा है। फिर रुई देख रहे हैं तो रुई का उससे ज्यादा है। रुई से ज्यादा घनत्व है किसका? जल का है, पानी का है। पानी से ज्यादा घनत्व किसका है? आपका शहद का। गाढ़ी होती है थोड़ी, उसके कण और ज्यादा पास पास होते हैं। फिर उससे ज्यादा चौक का होगा, और चौक से भी ज्यादा घनत्व किसका होगा? लोहे का। क्योंकि इतनी सी चौक हो सकता है 20 ग्राम की हो, लेकिन इतना सा जो भाट है वो 1 किलो का हो सकता है। तो लोहे के कण पास पास में है, इसलिए उसका घनत्व ज्यादा है। यहाँ घना है वो बहुत ज्यादा, ऐसे आप लोग याद रख सकते हो। बहुत सिंपल क्वेश्चन था पहला। सेकंड देखते हैं अपन क्वेश्चन। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखनी है अपने को कुछ एक चीजें दे रखी है। क्या देख रखी है? देखो, दृढ़ता दे रखी है, संपीड्यता दे रखी है, तरलता दे रखी है, बर्तन में गैस का आकार भरना, आकार, गतिज ऊर्जा और घनत्व। ये हमें कुछ शब्द दे रखे हैं जिनकी परिभाषा एक तरह से हमें समझानी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब आज की क्लास में अपने जो भी पढ़ा है ना, अगर आप इस पूरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हो तो आज की पूरी क्लास आपको समझ में आ गई, ये मान करके चलना। पहला पॉइंट है दृढ़ता, या इसको बोल रहे हैं हम लोग रिजिडिटी। हमने पढ़ा था दृढ़ मतलब रिजिड होता है, तो उसी से एक शब्द बना है रिजिडिटी, कि पदार्थ का वह गुण
जो उसे बाह्य बल के विरुद्ध अपने आकार को बनाए रखने की चेष्टा करता है। मतलब दृढ़ता का मतलब क्या है कि जैसे इस बोर्ड का एक गुण है कि बाहर से मान लो मैं इसके ऊपर बल लगा रहा हूँ, टच करूंगा तो खैर कुछ और हो जाएगा, लेकिन मान लो अगर मैं नीचे यहाँ पे इसकी सतह पर बल भी लगा रहा हूँ तो उसका आकार वैसा का वैसा ही बना हुआ है। तो हर एक जो अलग अलग पदार्थ है उनमें ये गुण जो है अलग अलग सीमा तक होता है। किसी को बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ता है उसका आकार बदलने के लिए, किसी में बल थोड़ा कम लगाना पड़ता है उसका आकार बदलने के लिए, और किसी में तो बहुत कम में ही काम हो जाता है। तो दृढ़ता क्या है कि पदार्थ का वह गुण जो उसे उस पर लगने वाले बाहर के बल के विरुद्ध, खिलाफ, विरुद्ध का मतलब खिलाफ, अपना आकार बनाए रखने की चेष्टा करता है, दृढ़ता कहलाता है। ये परिभाषा याद रखना बहुत जरूरी है आपके लिए। ठोस में कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है, इसलिए ये दृढ़ होते हैं, और द्रव और गैस दृढ़ नहीं होते हैं या कम दृढ़ होते हैं। द्रव ठोस से कम होती है और गैस सबसे कम दृढ़ होता है। बहुत सरल परिभाषा है। सेकंड देखो यहाँ पे संपीड्यता या कंप्रेसिबिलिटी। तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं, हम सबको पता है, पिछले लेक्चर में हमने समझा। बाह्य दबाव के कारण जो बल लगता है ना, उसके कारण ये कण जो है ये बहुत पास पास में आ जाते हैं, समीप आ जाते हैं एक दूसरे के। तो पदार्थ के इस गुण को ही हम लोग क्या कहते हैं, संपीड्यता कहते हैं। मतलब इसका मतलब क्या है कि पदार्थ पर बल अगर हम लगाते हैं तो उसके जो कण है वो पास पास में होते हैं, क्योंकि पदार्थ के कणों के बीच में जो है स्थान होता है, रिक्त स्थान होते हैं। तो इसी गुण को हम लोग संपिंड जो है संपिंडनीय कहते हैं। द्रव और गैस जो है वो संपिंडनीय है, कंप्रेसिबल है, लेकिन ठोस जो है कंप्रेसिबल नहीं होते हैं, ये हमें याद रखना है। इसलिए इसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है। किसका? ठोस का। क्योंकि ठोस कैसे हैं? असंपीड्य है, तो उनका आकार कैसा है? फिक्स। आपसे कोई पूछे कि जैसे मान लो यहां पर मान लो एक अलमारी पड़ी है, तो कह रहे हैं ये अलमीरा जो है या जो अलमारी है ये ठोस क्यों है? बहुत सरल है, क्योंकि ये असंपीड्य है, क्योंकि इसका आकार और आयतन निश्चित है, इसलिए इसको हम ठोस बोल रहे हैं। देखना, लेकिन यहाँ एक छोटा सा बात ध्यान देना। हम कह रहे हैं कि सामान्य तापमान और दाब पर, ये शब्द हम अगर उपयोग में लाएंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे मान लो इस कमरे का तापमान कितना है? 25 डिग्री। अगर बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती तो मान लो 35 डिग्री हो जाएगा, या मान लो और ज्यादा गर्मी हो जाएगी तो 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 50 हो जाएगा। लेकिन फिर भी वो लोहे की जो अलमीरा है वो वैसी की वैसी रहेगी ना, पिघल थोड़ी जाएगी। हाँ, वो बात और है, आप उसको अगर 2000 डिग्री सेल्सियस तापमान में ले जाके डाल दो तो पिघल जाएगी, तो फिर वो ठोस नहीं रहेगी, वो फिर द्रव बन जाएगी। तो हम जो बातें कर रहे हैं ये सारी की सारी कब कर रहे हैं? जब पृथ्वी पर जो हमें साधारण सामान्य जो एक तापमान और जो दाब मिलता है वो मिले, तब की बातें हो रही हैं सारी की सारी। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहे हैं इस गुण के कारण अत्यधिक आयतन की गैस को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीडित किया जा सकता है। बहुत सारी गैस को आप पिचका करके एक डब्बे में भर करके ले जा सकते हो। बहुत सिंपल सी बात है। फिर उसके बाद और पॉइंट्स हैं हमारे पास, जैसे अगला है तरलता। तरलता हम लोग पढ़ चुके हैं, फ्लूइडिटी, तरल हमने पढ़ा था कि पदार्थ के बहने की प्रवृत्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? तरलता बोलते हैं। कि कोई चीज अगर बह सकती है तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? तरल। तो द्रव तथा गैसें बहती हैं, इसलिए इन्हें तरल पदार्थ कहते हैं। ठोस बिल्कुल नहीं बहते। अब देखो यहाँ पे बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, ये ल आधा आएगा ऐसे क में जुड़ा हुआ, तो बिल्कुल नहीं बहते। गैसें सभी दिशाओं में बह सकती हैं। गैसों की तरलता द्रवों की तरलता से ज्यादा होती है, क्योंकि गैस तो कहीं भी बह सकती है, क्योंकि इनमें कणों के बीच की जो दूरी है वो बहुत ज्यादा होती है और आकर्षण बल बहुत कम होता है। इसीलिए गैसों की तरलता बहुत ज्यादा है, कहीं भी भाग जाती है, किसी की परवाह नहीं करती। ओ नादान परिंदे घर आजा, घर आजा, ललन शेर वाले घर में आजा और पढ़ाई कर ले। तो यहाँ फिर देखो क्या है अगला, बर्तन में गैस का भरना। ये अगला पॉइंट है जो हमें समझना है। एक मिनट, यहाँ पे एक प्रॉब्लम हुई है छोटी सी, वो आप देखना क्या प्रॉब्लम हुई है। कि दरअसल 1 2 3 तो यहाँ चल ही रहा है, तो कायदे से ये 3 है, ये वाला 4 है, ठीक है, और ये वाला जो है वो 5 है। तो बर्तन में गैस का भरना क्या है? कि किसी बर्तन में गैस को आसानी से भरा जा सकता है, क्योंकि इसके कण सभी दिशाओं में तीव्र गति से चलते हैं तथा बर्तन में पूर्णतः फैल जाते हैं।
वो उस बर्तन में आप पैक कर लो उसको, और पूरे बर्तन में भर जाएगी गैस, क्योंकि वो बर्तन की दीवारों तक जा के भिड़ेगी, बोलेगी भैया बाहर जाना है, लेकिन हम डब्बा बोलेगा कि नहीं जाने देंगे, तो वहीं रहेगी फिर, सिंपल। तो ऐसा इसके कणों की अत्यधिक गतिज ऊर्जा और नगण्य अंतराण्विक बल के कारण होता है। इनके कणों में बहुत ज्यादा गतिज ऊर्जा है, इस कारण ऐसा हो रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अंतराण्विक बल जो है इसमें लगने वाला बहुत कम है, मतलब अणुओं के बीच में जो कणों के बीच में जो बल लग रहा है ना वो बहुत कम है, भाग जाते हैं एक दूसरे को छोड़ करके। आप नोटिस करोगे कि सेम बातें रिपीट हो रही हैं, सेम बातें जो हमने एक बार पढ़ी। प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है, इसलिए ये सब चीजें आपको यहाँ पर बताई जा रही हैं। कह रहे हैं कि शेप या आकार, कि ठोस पदार्थों में अधिकतम अंतराण्विक बल होता है, इसलिए इनका आकार निश्चित होता है, जबकि द्रव तथा गैस उस बर्तन का आकार ग्रहण कर लेते हैं जिसमें उन्हें रखा जाता है, इनका निश्चित आकार नहीं होता। ये शिकार नहीं है, ये आकार है, ठीक है। इनका आकार निश्चित नहीं होता है, ध्यान देना। यहाँ पर बल ठोस के कणों के बीच में बहुत ज्यादा है, तो वो एक निश्चित आकार आयतन वाले हैं, लेकिन द्रव और गैस के साथ में ऐसा नहीं है, इसलिए उनका आकार जो है निश्चित नहीं है। जिस पात्र में आप डालते हो वैसा वो आकार ले लेते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। अगला पेज वाला लास्ट है, ये है आपका 6th और ये है आपका 7th। गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा की परिभाषा आपके सामने लिखी हुई है कि पदार्थों के कण जो हैं बहुत तेज गति से, मतलब यहाँ पदार्थों के जो भी कण हैं वो गति करते रहते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं, तो उस ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। गैसों में ये गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है और इसीलिए वो फैल जाते हैं बहुत ज्यादा। और क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि उनके बीच में बल कम लग रहा है, उनके कणों के बीच में। ठोस में सबसे कम होती है, क्योंकि उनके कणों के बीच में बल बहुत ज्यादा लग रहा होता है, तो चल नहीं पाते बहुत ज्यादा वो, तो गतिज ऊर्जा जो है वो कम होती है। अगला है घनत्व, ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। ये एक चीज समझ लेना, IE यहां पर लिखा हुआ होता है, IE, इसको अंग्रेजी में पढ़ते हैं दैट इज। जैसे घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, तो दैट इज, इसका मतलब है, आप यूं पढ़ लो, IE का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि, इसका मतलब है कि क्या? इस चीज का मतलब है D बराबर M बटा V, और ये द्रव्यमान का जो M है उसको छोटा m लिखते हैं। ये एक छोटी सी ध्यान देने वाली बात है। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास में? ये तो एक और प्रश्न है, ठीक है। एक काम करता हूं, ये वाला जो प्रश्न है केवल आखिरी प्रश्न है, और ये आपका होमवर्क है, HW है। आप इसको अपने आप से पढ़ें, ये आपकी किताब में भी दे रखा है, और इसका उत्तर भी हमने आपको यहाँ दिया है। और टेलीग्राम चैनल पर जाकर के जरूर से इसकी PDF जो है डाउनलोड करें, और अगर कोई दिक्कत होती है और अगर आपको कोई सहायता चाहिए तो आप जो है पूछ सकते हैं फ़ोन करके। एक छोटी सी बात है, करेक्शन है, ये C होगा और ये D होगा, ये छोटा सा करेक्शन। तो चलिए, और उसके बाद में एक आपकी खुशी के लिए एक आखिरी प्रश्न और है, ये बिल्कुल आखिरी है, इसको अपन कर लेते हैं। बड़ा आसान प्रश्न है, ध्यान दीजिए कि सामान्यतया हम यहां पर कह रहे हैं कि सामान्यतया ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है। मतलब ठोस जो है इसका घनत्व ज्यादा होता है, द्रव का घनत्व कम होता है। सही बात है, सामान्यतः ऐसा ही होता है। लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा, तो ऐसा क्यों होता है? मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई ठोस चीज लेते हो, जैसे ये लेते हो आप रिमोट, इसको पानी में डालो डूब जाएगा, पत्थर लो पानी में डालो डूब जाएगा। तो अगर हम बर्फ का टुकड़ा जो कि कैसा है, ठोस है, उसको इतने टुकड़े को लेके पानी में डालते हैं तो वो डूबता क्यों नहीं, तैरता है। आपने ऐसा काफी बार देखा होगा, हालांकि बहुत मोटा टुकड़ा होगा तो वो डूब जाएगा, लेकिन बर्फ तैरती है पानी के ऊपर। आपने देखा नहीं, समुद्र में बर्फ जमी रहती है पानी के ऊपर। तो ऐसा फिर क्यों हो रहा है, ये एक सवाल है। तो देखो इसका उत्तर क्या है, बर्फ पानी के जमने से ही तो बन रही है, और जब हम पानी को जमा रहे होते हैं ना, तो क्या होता है, थोड़ी हवा भी उसके अंदर चली जाती है, अंदर हवा के स्थान भी होते हैं, तो उसमें हवा भी अंदर। और आपने ये बात नोटिस की होगी कि जब हम पानी को रखते हैं फ्रिज में बर्फ जमाने के लिए, तो जो बर्फ जमती है वो थोड़ी ज़्यादा जमती है, मतलब उससे ऊपर। जैसे इतना सतह हमने रखी थी ना, लेकिन थोड़ी ऐसे फूली भी होती बर्फ, क्योंकि अंदर क्या है, हवा आ गई है। तो देखो यहाँ पर क्या है कि बर्फ की संरचना में अत्यधिक रिक्त स्थान रह जाते हैं, जो कि पानी में नहीं होते हैं। समझ में आ रही है आपको ये बात? ये पिंजरे की तरह
केज लाइक संरचना बना देते हैं, पिंजरा देखा होगा आपने वैसी संरचना, जिससे इसका आयतन उतनी ही मात्रा के जल से अधिक हो जाता है। आपने पानी इतना रखा लेकिन बर्फ इतनी जमी, तो आयतन किसका ज्यादा हो गया, मतलब जगह कौन ज्यादा घेर रहा है, बर्फ थोड़ी सी ज्यादा घेरती है जगह पानी से, तो उसका आयतन जो है उससे ज्यादा हो जाता है। अब हमने सूत्र क्या पढ़ा है, घनत्व D बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो अगर आयतन ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब घनत्व क्या होगा, कम हो जाएगा। ये ऐसा रिश्ता होता है। अगर सामने सामने की हम बात करते हैं, हम बोलते हैं D बराबर M, इसका मतलब ये होता है यहाँ M बटा V है। अगर हम द्रव्यमान से देखें, अगर द्रव्यमान ज्यादा होगा तो D भी ज्यादा होगा, और अगर द्रव्यमान कम होगा तो D या जो घनत्व है वो भी कम होगा। लेकिन इधर क्या होता है कि अगर द्रव्यमान, अगर आयतन ज्यादा होता है तो ये कम होगा, और अगर ये ज्यादा होता है तो ये हो सकता है कि ये कम हो। इसमें थोड़ा से और बातें समझने वाली हैं जो मैं आपको समय के साथ आते आते बताता जाऊंगा। लेकिन आज की कक्षा में हम रखते हैं इतना ही, और जल्द से फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तो इंतजार कीजिएगा फिर तब तक। और तब तक के लिए चलिए बाय बाय। अपने दोस्तों को जरूर से जोड़िए, अपने रिश्तेदारों को, अपने स्कूल में जो आपके पढ़ने वाले छात्र हैं उन सबको लर्न एंड शेयर के बारे में बताइए। पढ़ेगा इंडिया बॉस, तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो चलिए बाय बाय।